नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियार में। इस बेहद ही खास सेशन में हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले एक मैंने टॉपिक लिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई हुई है, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। इसका मेन मोटो क्या है कि जो तो भारत के अंदर जो शिक्षा क्षेत्र के अंदर काफ़ी क्या करना चाहता है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म करना चाहते हैं और इसके लिए अगर हम क्विक लुक देखें, तो आपको बता दें आज़ादी से पहले सैडलर आयोग, हार्टोग आयोग, सर्जेंट आयोग, ये सारे आयोग आते रहे हैं, पर्दा कमीशन भी उसमें आया हुआ है। लेकिन आज़ादी के बाद में 1948-49 के बीच में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया और 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया गया। फिर 1964-66 में आकर आपको एक एजुकेशन कमीशन बनाया गया, वो किसके अंडर बनाया गया था? वो बनाया गया था डीएस कोठारी के अंदर इसको बनाया गया। फिर 1968 के अंदर क्या होता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आती है। उसके बाद में तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पहली पॉलिसी कब आई 1968 में आई। फिर 1976 में क्या होता है, जब 42वां संवैधानिक संशोधन किया जाता है, तब क्या किया गया, शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। 1986 के अंतर्गत आते-आते क्या हुआ, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन डाली गई दोबारा से। फिर 1992 में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी 1986 वाली, इसको मॉडिफाई किया गया 1992 में। उसके बाद में अब जब ये चीज़ें लगातार चलती रहीं, फिर में वही हिसाब से पढ़ाई होती रही, तो फिर क्या होता है 2016 में आके टी आर सुब्रमण्यम कमेटी बनाई जाती है शिक्षा के लिए। तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि टी आर सुब्रमण्यम या के कस्तूरीरंगन समिति किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है और 2019 में क्या हुआ, के कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के हिसाब से फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसने क्या किया, फॉर्मेट ही चेंज कर दिए इन्होंने पढ़ाई के। और वहाँ पे कहीं न कहीं उन्होंने कोशिश की है कि जो पहले वाला सिस्टम था उसको चेंज करके लोगों को बच्चों को क्या किया जाए, ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाए, बजाय इसके कि ज़्यादा रट्टा-फैक्शन करें और कहीं न कहीं उनकी एजुकेशन को सडन चेंज की मिल सके। तो अब देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अर्थात एनसी, जिसको पीसीआर हम कहते हैं, नेशनल कंज़र्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट अगर हम बात की जाए, इन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से सभी बाल देखभाल संस्थाओं को किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 के तहत रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि सभी सीसीआई अर्थात बाल देखभाल संस्थान के लिए जेजे अधिनियम का पालन अनिवार्य है। तो आज हम देखेंगे जेजे अधिनियम आखिर है क्या? एनसीपीसीआर की हम बात करें, इन्होंने राज्य में 10 दिन के भीतर कार्रवाई करके उनको रिपोर्ट देने की बात कही है। सरकार ने आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसे एबीसी कहा जा रहा है, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसके ढांचे के तहत लाने की कोशिश की गई है। जो छात्रों के अलावा अन्य संस्थानों को क्या किया जाएगा, अपना 50% पाठ्यक्रम को अगर आप पीछे रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उसको रिकवर करने का मौका दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रस्तावित किया गया। मतलब इसमें क्रेडिट क्या है, अगर आपको एकेडमिक बैकलॉग लगे हुए हैं, अगर फेल हैं, तो बाद के टाइम पर या किसी कारण से छूट गया तो कवर कर सकते हैं। अभी हाल में क्या किया है, क्वाड के 2 देश जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, आपस में साइन किए हैं। ऐसे साइन को दिल्ली ने स्वागत भी किया है, लेकिन उसमें कुछ चिंताएँ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यूरोपीय आयोग ने पुनर्नवीकरणीय उत्पादों, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संदूषण से निपटने के लिए लगातार कार्बनिक प्रदूषण, जिसको पीओपी कहा जाता है, अर्थात अगर पीओपी की बात करें तो इसका मतलब होता है पोसिस्टेंस ऑफ सॉरी इसका होता है पर्सिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। पीओपी का मतलब होता है पर्सिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इसकी सीमा को कड़ा करने का प्रस्ताव दिया है। बात करेंगे ओसीरेक्स अभियान के बारे में, जिसने क्या किया, क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर 2023 तक वापस आएंगे। वैज्ञानिकों के इस नमूने के बारे में जानकारी पता करने के लिए काफ़ी उत्सुकता है, जिज्ञासा बनी हुई है, क्योंकि ये कहीं न कहीं उस क्षुद्र ग्रह के पानी और जीवन की उत्पत्ति की समझ को विकसित करेगा। पृथ्वी पर कैसे पानी उपजा, यहाँ कैसे यहाँ पर जीवन मिला, इसके बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, हमारे सौरमंडल के बारे में भी हमें कहीं न कहीं इसकी जानकारी मिलेगी। साइंस और आईटी विभाग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की वार्षिक समीक्षा के अनुसार राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत जुलाई 2021 से आईआईटी हैदराबाद, नवी मोहाली, सीडैक बेंगलुरु और आईआईटी कानपुर के 4 नए सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन की बात की जाए, ये लगभग 75 संस्थानों और नेशनल नॉलेज नेटवर्क के माध्यम से काम करने वाले हजारों सक्रिय शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा तो आज हम करेंगे सिख तख्त के बारे में, वो देखते हैं कि आखिर ये होते क्या है। तो आइए, जितने आज करंट अफेयर थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आ सकें। सेशन को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, जिससे और भी लोग जुड़ सकें, और इसको लाइक कमेंट करिएगा। सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी के सिलेबस से लिंक टॉपिक के बारे में। मतलब जितना भी सिलेबस है, इन सबको ध्यान में रखा जाता है कि यूपीएससी, पीसीएस, इसके अलावा जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं,
एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, एसआई, इसके अलावा आपके कांस्टेबल, टीचिंग, फोर्सेस के, उन सबको कवर किया जाए। लेकिन बेसिकली हम फोकस करते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस के तहत इनको पढ़ाया जाए और आप बारी-बारी से हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले बात करेंगे यूपीएससी में शामिल जीएस पेपर 2 के टॉपिक वैधानिक नियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय के बारे में, और तब बात होगी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अर्थात एनसीपीसीआर। तो अगर एनसीपीसीआर अर्थात नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की अगर हम बात की जाए, तो एनसीपीआर के बारे में बात की जाए, तो इस अधिनियम को 2005 के में लाया गया और 2007 में इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है। इसके अंतर्गत बच्चों को 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग ने जनादेश ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कानूनी नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का जो कन्वेंशन है, उसके तहत क्या करें, कार्य करें। अगर हम इसके बारे में बात की जाए, राइट टू एजुकेशन अगर इसमें देखा जाए कि इस अधिनियम के तहत एनसीपीसीआर क्या कर सकता है, तो आप क्या करिए कि अगर आपको शिक्षा नहीं मिल रही बच्चों के लिए, तो आप कानून का उल्लंघन की शिकायत करिए। एक व्यक्ति को बुलाओ और उनसे सबूत माँगो, मतलब जो इसमें ज़िम्मेदार लोग हैं, मजिस्ट्रियल जाँच की बात कर सकते हैं, रिट डाल सकते हैं आप। इसके अलावा बात की जाए, आप प्रभावी के खिलाफ मुकदमा चलाने के संबंध में आप वो भी काम कर सकते हैं और प्रभावितों को अंतिम राहत और सिफारिश की बात हो सकती है। इन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें क्या है, पात्रता इसमें बेसिकली क्या है, समितियाँ क्या होती हैं, अध्यक्ष होता है उनके, एक चेयरमैन होता है, उसमें 4 सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिससे वो ठीक समझे। जिनमें से एक महिला होनी चाहिए और क्या है, कैसे और दूसरा एक मेंबर ऐसा भी होना चाहिए, कुल 6 लोगों में से 1 महिला हो प्लस एक ऐसा इंसान हो जो बाल मनोविज्ञान को समझ सके। और जो बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके मनोविज्ञान, उनके मनोदशा, उनके सामाजिक कार्यों, मानव विकास के लिए क्या करें, इसमें हेल्प कर सकें। बात करेंगे क्रेडिट के एकेडमिक बैंक, जिसको एबीसी कहा गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की हम बात करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, ये शिक्षा से संबंधित मुद्दा है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या करेगा, इनेबलिंग स्टूडेंट मोबिलिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये है क्या? ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी कहा जाता है, उसके द्वारा स्थापित किया गया है। इसके तहत छात्रों को कई प्रवेश और निकास विकल्प दिए जाते हैं कि आप कभी चाहे एंट्री लीजिए, कभी आप जा सकते हैं बाहर। यदि बच्चों ने डिग्री या अपना कोई भी सिलेबस बीच में छोड़ दिया है, तो वो संबंधित अगर उनको सर्टिफ़िकेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद आप अध्ययन को फिर से शामिल हो सकते हैं, जहाँ से उन्होंने छोड़ा था, और वो आपको सक्षम बनाएगा, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा, अगर कोई बच्चा कोई डिग्री के पीछे रह जाता है, बैकलॉग लगता है या फेल होता है या कोर्स कोई छोड़ता है, तो उसके बीच में क्या होगा, लचीलापन करके आप एक एकेडमिक्स मतलब एक संस्थान से दूसरे संस्थान में आपको इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये क्या करेगा, छात्रों का अकादमिक क्रेडिट रिकॉर्ड रखेगा, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ये किसी भी पाठ्यक्रम के लिए सीधे छात्रों से कोई क्रेडिट कोर्स दस्तावेज़ स्वीकार नहीं करता है, बल्कि केवल उस शिक्षा संस्थानों से जिन्हें छात्रों के खाते में जमा करना होगा, वहाँ पर ये काम करेंगे। इससे क्या होगा, एबीसी क्रेडिट सत्यापन, क्रेडिट संचय, क्रेडिट ट्रांसफ़र और छात्रों के मोचन और छात्रों के प्रचार में कहीं न कहीं मदद करेगा। बात करेंगे क्वाड संबंधित मुद्दों के बारे में, क्योंकि क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने साइन किए हैं। ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से संबंधित है। क्वाड की बात की जाए, तो क्वाड मतलब कि कोऑर्डिनेटेड ट्रायंगल बना है, 4 देशों का समूह है, तो उसके अंदर कौन-कौन से हैं? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है, ठीक है? तो भारत ने जो साइन किए हैं, इन्होंने साइन अभी किसने-किसने कर लिए हैं? जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किए हैं, आपस में एक नए साइन किए हैं, तो कहीं न कहीं क्या भारत के लिए चिंता क्या हो रही है? इसमें ये हो रहा है कि अनौपचारिक संस्थागत सुरक्षा सहयोग की सिलाई जो लोग कर रहे हैं, आपस में सुरक्षा के तंत्र ताने-बाने बुन रहे हैं, तो भारत को छोड़ देते हैं, तो कहीं न कहीं भारत को भी सुरक्षा का ध्यान देना होगा। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, कुछ क्षेत्र में अभी भी क्या होता है, अंतराल रहता है सुरक्षा संधियों में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको विचार करना होगा कि भारत को संदेह में न रखा जाए, उनके हित के लिए क्या है, भारत इनसे जुड़े, इनसे बातें करे, घनिष्ठता बढ़ाए। अधिक समस्याग्रस्त रूप में क्या हो सकते हैं, ये इंडिकेटर भारत बाहरी सुरक्षा भागीदारी के लिए अपने पारस्परिक घृणा से पूरी तरह से नीचे अभी तक बचे नहीं हैं, तो लोग एक-दूसरे से घृणा कर रहे हैं। तो घरेलू क्षमताएँ आपकी कितनी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना अच्छे से नहीं लिया जा रहा है, इन सब चिंताओं को देखते हुए। एक नए बेस में आना होगा, क्योंकि दिक्कत क्या है कि चीन क्या है, चीन पहले हम उसके साथ कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन चीन चीन क्या कर रहा है, लगातार अपना आक्रामक रवैया स्पष्ट करता जा रहा है, जिसके रिस्पॉन्स में क्या कर रहे हैं, हम ही उन्हें जवाब दे रहे हैं। भारत आज भी क्या करता है, पहले कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन जवाबी कार्रवाई के लिए अब चाइना की तरफ आ रहा है। तो कहीं न कहीं हमें सुरक्षा की दृष्टि से चाइना की तरफ से जो चुनौतियाँ मिल रही हैं, उसको मजबूत होने की ज़रूरत है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें सबसे पहले अपने फ्यूचर को कोई क्षतिपूर्ति ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए चीन की शक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय काउंटरवेट बनाने के प्रयासों को मजबूत करना चाहिए, कि चाइना के बैलेंस करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करें, कुछ काउंटरवेट बनाएँ। भारत को हिमालय में भागीदारी के लिए प्रत्यक्ष सहायता की आवश्यकता तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसे क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे मोर्चे बनाने चाहिए, जहाँ पर ये इसको हेल्प कर सके और कहीं न कहीं क्या हो,
भारत अपने सहयोगियों के साथ मजबूती से और गहन सुरक्षा सहयोग महत्वाकांक्षाओं को पूरा करे, जिससे क्या हो, न केवल सैन्य अभ्यास हो सके बल्कि समन्वय बढ़े और आपसी सुरक्षा सहयोग के लिए दो अन्य देश तैयार हों। ठीक है, तो क्वाड ग्रुप मैंने आपको बता दिया। 2007 में जापानी जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, उनके द्वारा इसका नाम रखा गया। इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें है, जो अपने देशों के अंदर निर्बाध रूप से समुद्री व्यापार और सुरक्षा के सामान की सरोकार रखते हैं। कहीं न कहीं क्या करते हैं, अपने आपसी हितों के लिए अब एक-दूसरे की चीज़ों को साझा करते हैं। ये लोकतांत्रिक देश हैं और किसी भी प्रभुत्व के लिए स्वीकार नहीं करते हैं, सभी के लिए खुला समुद्र की कल्पना करते हैं। अब बात करते हैं जीएस पेपर 3 से लिंक टॉपिक के बारे में। बात करेंगे पीओपी पर, जो अभी कार्बनिक प्रदूषक हैं, उनके स्टॉकहोम जो कन्वेंशन हुआ है उसके लिए। ये टॉपिक आपका पर्यावरण के संरक्षण, प्रदूषण, उनके उनके प्रभाव और उनके गिरावट में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पीओपी अगर बात करें तो पीओपी क्या है? इसको 1995 में गठित यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो गवर्निंग काउंसिल है, उसने पीओपी पर वैश्विक कार्रवाई करने का आह्वान किया था 1995 में, जिसे उसने रासायनिक पदार्थों के रूप में क्या किया था, परिभाषित किया था, जो क्या करते हैं, लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण के साथ-साथ क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला में आ जाते हैं और खाद्य श्रृंखला से खाद्य चेन उसमें फूड वेब में आकर क्या करते, खाद्य जाल में आकर जोखिम पैदा करते हैं। आपको बताना चाहिए, जैसे घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया, टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने। तो ये क्या होगी, ये खाद्य श्रृंखला होगी जिसमें ऊपर वाले नीचे वाले खा रहा है। ऐसे क्या होता है, इसमें उत्पादक फिर होते हैं, उसके बाद में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं। ऐसे अगर कई और श्रृंखलाएँ बन जाएँ और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएँ, फिर आता है फूड वेब। अगर नीचे से पॉल्यूशन चला तो खाते-खाते एंड में जाएगा, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा कहीं न कहीं। इस बढ़े हुए कंसंट्रेशन की वजह से क्या हो सकता है, पर्यावरण पे और जीव-जंतुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। इस पीओपी की विशेषता क्या होती है, ये लिपोफिलिक होते हैं। लिपोफिलिक का अर्थ ये है, कि ये जीवित जानवरों और मनुष्यों के जो फैट टिश्यू हैं, उनके अंदर जमा रहते हैं और इस लेवल पे जमा रहते हैं कि इनका कंसंट्रेशन क्या होता है, नॉर्मल कंसंट्रेशन से 70,000 गुना तक बढ़ जाता है। जैसे-जैसे आप फूड चेन में आगे-आगे जब बने रहेंगे, पीओपी की सांद्रता नीचे से ऊपर जाके बढ़ती रहेगी और कहीं न कहीं अंत में जैसे जो मछली हैं, शिकारी पक्षी हैं, स्तनधारी और मनुष्य हैं सर्वाहारी, इनमें क्या होगा, केमिकल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जो कहीं न कहीं इनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होगा। अगर पीओपी पर हम स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात की जाए, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, तो 2001 में इसको साइन किया गया, 2004 में ये प्रभावी रूप से आया। ये स्थायी कार्बन प्रदूषकों के उत्पादन और उपयोग को खत्म करने के लिए कमिटमेंट करते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया गया, 12 प्रारंभिक पीओपी की बात की गई, जो क्या करते हैं, कार्बनिक प्रदूषक हैं। इनको 3 श्रेणियों में रखा गया है। कीटनाशक, औद्योगिक रसायन और उप उत्पाद के बारे में। तो कीटनाशक में जैसे एल्ड्रिन, क्लोड्रेन, डीडीटी, डाइड्रिल, एड्रिन। औद्योगिक रसायन की बात की जाए, हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरोनाइट्रेट, बाइफेनाइल। इसके बारे में बात की जाए उप उत्पाद में, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरोनाइट्रेट, डिबेंजोपी, डाइऑक्सिन आदि के बारे में इसमें शामिल होता है। आपको बता दें पीओपी के स्रोत क्या होते हैं, कृषि रसायन जो हम यूज़ करते हैं, कृषि कीटनाशक जो वहाँ पे केमिकल यूज़ करते हैं और औद्योगिक जो केमिकल होते हैं, उनके अनुचित उपयोग के लिए या जब उनका ट्रीटमेंट करते हैं, सही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तभी जनरेट हो जाते हैं। ये उच्च तापमान और दहन प्रक्रियाओं में भी जनरेट हो जाते हैं और औद्योगिक प्रोसेस के समय भी चलते हैं। अगर हम बात करें इस कन्वेंशन की, पीओपी के ऊपर जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, तो ये बाध्यकारी है, क्योंकि इसका अनुच्छेद 16 कहता है कि आपको इसके कन्वेंशन को अपनाए गए उपायों को प्रभावशीलता से नियमित अंतराल पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। भारत के लिए अगर बात की जाए तो अनुसमर्थन जो प्रक्रिया है, भारत को राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना को अपडेट करने में वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा, जिसको ग्लोबल फैसिलिटी बोलते हैं, उसको वित्तीय संसाधनों तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाएगी, ये कहीं न कहीं आवश्यक है। ओसिरिक्स की अगर हम बात की जाए, तो वेन्यू के उपग्रह पे इन्होंने क्या है, शुद्ध ग्रह पर क्या किया है, वेन्यू के वहाँ से कुछ डाटा कलेक्ट किया है। उम्मीद है कि डाटा क्या होगा, 2023 तक हमारे पृथ्वी पर आ जाएगा। 20 अक्टूबर 2021 को नासा ने इसको लॉन्च किया था, ध्यान रखिएगा। ओसिरिक्स अन ओसिरिस रेक्स को जो है, अंतरिक्ष यान को किसने कहाँ पे डाला गया है? बेन्नु क्षुद्र ग्रह पे भेजा गया था और इसको किसने डाला था? नासा ने डाला था। इस मिशन की बात की जाए तो ओसिरिस रेक्स का मतलब होता है ओरिजिस स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर, इसकी ये बात है। ये नासा का पहला मिशन है जो प्राचीन क्षुद्र ग्रह से नमूने लेकर वापस आ रहा है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया, 2018 में अपने लॉन्च पे पहुंचा। मिशन ने अपना प्रस्थान विंडो 2021 में खोले। इसके बाद इसने पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 2 और साल का इसे समय लगेगा। इसको भेजा गया क्षुद्र ग्रह बेन्नु पर, तो बेन्नु को 1999 में इसको चुना गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर क्या हुआ, नियर अर्थ क्षुद्र ग्रह अनुसंधान टीम का ये मानना है कि ये जो इसकी उम्र है वो 10 मिलियन वर्ष पहले है, अर्थात लगभग 1 करोड़ साल पहले की है। तो जिसके मतलब क्या है, ये लगभग 4.5 मिलियन वर्ष पुराना ये वहाँ पे ग्रह है। इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो सामग्री मिलेगी वो कहीं न कहीं क्या करेगा,
पृथ्वी पर पहली बार जीवन कैसे बना उसके बारे में जानकारी मिलेगी। कार्बनिक परमाणु सीरीज के बारे में बात मिलेगी और कहीं न कहीं क्या करता है कि कैसे मौसम परिवर्तन आए, शुक्र ग्रह की तुलना में क्या दिक्कतें हैं, चाइना मतलब कैसे तुलना करें पृथ्वी, इन सब के बारे में ये चीज़ें करेगा। इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये 2175 और 2199 के बीच अगली शताब्दी में पृथ्वी से टकरा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। नासा ने वेन्यू से उत्तरी गोलार्ध में नाइटिंगेल नामित एक उच्च गड्ढे से कहाँ से स्टार्ट किया है, ध्यान रखिए कहाँ से नमूने इकट्ठे किए, नाइटिंगेल से, ठीक। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में बात की जाए तो इसमें बड़ी-बड़ी जो 4 क्षेत्र हैं, कहाँ-कहाँ लगाए गए हैं, आईआईटी हैदराबाद, नवी मोहाली, सीडेक बेंगलुरु और आईआईटी कानपुर में इनको लगा दिया गया है सुपर कंप्यूटर। आपस में जोड़े जाएँगे परम शक्ति जैसे टाइप के, और क्या किया जाएगा, कहीं न कहीं इनको क्या होगा, आपस में कन्वेंशन जब जुड़ जाएँगे, तो इनकी जो एफिशिएंसी है, वर्किंग पावर है, ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये क्या करेंगे, स्वदेशी रूप से इनको असेंबल किया गया है, पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसे परम शिवाय कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर नाम क्या है? परम शिवाय। इसको आईआईटी बीएचयू में स्थापित किया गया था। इस तरह के सिस्टम परम शक्ति और परम ब्रह्मा आईआईटी खड़गपुर में और आईआईएसईआर पुणे में स्थापित किए गए हैं। ये मौसम और जलवायु, कम्युलेटेड फ्लूइड डायनामिक्स, जैव सूचना विज्ञान और सामग्री विज्ञान जैसे डोमेन के लिए यूज़ के लिए इनको लैस किया गया है। किसको? सुपर कंप्यूटर नाम क्या है? परम शिवाय। बात करते हैं नरक के प्रवेश द्वार के बारे में, जिसको अगर इंग्लिश में बोलें इसको बोला जाता है गेटवे टूल टू हेल, ठीक है? कहाँ क्या बोला गया इसको? गेटवे टू हेल, यानी कि आप क्या करें, कहाँ पे जाने के लिए, आप नरक के लिए आपको यहाँ पर इसको बोला गया है, दर्जा दिया गया है, नरक का प्रवेश द्वार है। कहाँ पर ये? तुर्कमेनिस्तान में। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव। इन्होंने क्या बोला है, हाल ही में अपने अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि वो गेटवे टू हेल को बुझाने का तरीका खोजें, कहीं इसको खत्म किया जाए, वहाँ पे लगातार आग लगी हुई है। तुर्कमेनिस्तान का जो गेटवे टू होल हेल है, इसको दरवाजा क्रेटर के नाम से भी, डोर क्रेटर के भी नाम से भी जाना जाता है। ये 225 फीट चौड़ा, 99 फीट गहरा है और लगभग क्या है, इसकी 5.5 वर्ग मीटर के क्षेत्र में इसका व्यास 70 मीटर के आसपास है। इस पूरे गहराई में गड्ढा है, इतना इसका गहरा है। इसमें है क्या, ये प्राकृतिक गैस क्षेत्र है जो तुर्कमेनिस्तान में गेटवे के पास एक गुफा में गिर गया था। ये क्या है, यहाँ पे कहीं न कहीं आग लग गई है, यहाँ पे जो गैसेज़ हैं। ये बड़े प्राकृतिक गैस गड्ढे के 5 दशकों से जलती हुई भीषण लपटें हैं, यहाँ पे लगातार आग लगी रहती है। तो इसमें गेटवे टू हेल कैसे बन गया था, क्या हुआ था यहाँ पर? ऐसा माना जाता है कि 1971 में जो सोवियत वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा एक साधारण गलत अनुमान के कारण इस क्रेटर का निर्माण हुआ। इसमें सोवियत वैज्ञानिकों ने नीचे रखे ईंधन की मात्रा को कम आँका। जब उसमें बोरिंग की तो उसमें क्या हुआ, जो भूमिगत गुफा थी, जब उन्होंने ड्रिल किया तो इसमें गहरा गड्ढा बन गया और इस गैस ड्रिल गड्ढे में गिरने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो गैसें थी वो इस गड्ढे में आ गईं और कहीं न कहीं और हानिकारक गैसें जब इसमें आईं तो कहीं न कहीं इसमें क्या हुआ, उनका रिसाव हुआ वातावरण में और कहीं न कहीं इन्होंने जलना शुरू कर दिया। इस प्रकार यहाँ के मीथेन को पड़ोसी क्षेत्रों तक पहुँचने से रोकने और पर्यावरण और जीवों को नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है, क्रेटर को आग लगाने का फैसला किया है। अब वहाँ पे लगातार आग लगी हुई है, उस आग को कैसे बुझाया जाए, अब यही वहाँ के राष्ट्रपति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बात करते हैं सिख के तख्त के बारे में, आपको बता दें, जैसे हिंदुओं में पुजारी लोग जो जो जैसे आपने देखा मठाधीश होते हैं, कोई फरमान जारी करते हैं, या फिर जो इमाम होते हैं मुसलमानों के, वो लोग क्या करते हैं, अपना फतवा जारी करते हैं। ऐसे ही आप जब भी कोई सिखों के बारे में कोई फरमान जारी किया जाता है, वो कहाँ से जारी किया जाता है? सिख तख्त के मतलब से गुरुद्वारा होता है और गुरुद्वारे के कुछ अलग नाम दिए गए हैं तख्तों के, तो वहाँ से जारी किए जाते हैं। तो दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में एक संशोधन किया है और संशोधन पारित करके तख्त दमदमा जो साहिब है, जो वहाँ पे जो वो बनाया गया है गुरुद्वारा, उसका नाम है दमदमा साहिब, उसको तख्त का दर्जा देकर सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी है। तख्त जिसको क्या बोला जाता है, सिंहासन, मतलब कि सिंहासन सिखों के लिए अस्थायी अधिकार का स्थान है। वर्तमान में 5 सिख तख्त हैं, इनमें से 3 पंजाब में हैं, 1 महाराष्ट्र में और 1 बिहार में है। सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों की बात की जाए तो ये क्या करते हैं, ये सिख तख्त या सिंहासन होते हैं, समय-समय पर क्या करते हैं, हुक्मनामा जारी करते हैं, आदेश देते हैं। इनमें अगर देखा जाए पाँचों तख्तों में सबसे बड़ा तख्त कौन-सा है? सबसे ऊँचा जिसका स्थान है वो है अकाल तख्त है। इसलिए पूरे समुदाय से संबंधित अगर कोई आदेश जारी किया जाता है, तो वो अकाल तख्त से जारी किया जाता है, बाकी अलग-अलग जारी किए जाते हैं। आप एक बार देख सकते हैं, श्री अकाल तख्त अमृतसर में है, तख्त श्री दमदमा साहिब बठिंडा के अंदर है, तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना के अंदर है, तख्त श्री हौजार साहिब नांदेड़ के अंदर है और तख्त श्री केसरगढ़ साहिब कहाँ पे? आनंदपुर के अंतर्गत है। तो 5 तख्त हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, इनके द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं, जिसमें सिख श्री जो श्री अकाल तख्त है, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में है, वो क्या है? यहाँ इस इन सब में सर्वोच्च है। तो इसी के साथ जितने करंट अफेयर का एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आएगा। मिलेंगे नए टॉपिक में नए सेशन के साथ।
तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियार के साथ। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अपना ख़्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू।